आज हम बात करेंगे गैसीय सेकंड क्लास में सेकंड यूनिट के फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट। देखिए हम लोग बात करें बीएससी फर्स्ट केमिस्ट्री में पेपर थर्ड यूनिट 2 और ये सेकंड लेक्चर है। हेडिंग दे दिया हमको गैसीय नियम। गैसीय नियम। अब गैसीय नियम की जरूरत क्यों पड़ी? कोई गैस पूरी तरह गैसों के अणुगतिक सिद्धांत का पालन कर रहा हो 100%, तो एक तरह से वो आदर्श गैस की स्थिति में आ जाता है। अब आदर्श गैस को आदर्श बोलने के लिए कुछ नियम होंगे, है ना। उस नियम को पालन करना आवश्यक है। आदर्श गैस को आदर्श बोलने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है और इसे ही हम बोलते हैं गैसीय नियम। तो समझो हम आदर्श गैस के लिए क्या क्या नियम है उनको निकाल रहे हैं, ठीक है। और देखो गैसीय नियम में एक गैस को परफेक्ट होने के लिए, आदर्श होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वही नियम को गैसीय नियम कहा जाता है। अब गैसीय नियम में सबसे पहले लिया है मैंने बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। देखो बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम बोलता है अगर ताप को स्थिर कर दिया जाए, है ना, स्थिर ताप पर, बॉयल का नियम क्या बोलता है? स्थिर ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर या टेम्परेचर कांस्टेंट कर देने पर जो यहाँ पर बॉयल के नियम में जो वॉल्यूम है वो हमेशा प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ऐसा होता है। तो इसी नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स का नियम, है ना, बॉयल्स का नियम। अब देखो इस नियम को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ा रहा हूँ? यहाँ से देखें कि V इक्वल्स टू क्या? V इक्वल्स टू यहाँ तो समानुपाती को हर चिन्ह हटा के एक कांस्टेंट लेता हूँ K/P। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ? V इंटू P। तो P इंटू V लिख देता हूँ तो इक्वल्स टू कांस्टेंट K होगा। और देखो P और V का वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होगा सो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3 इक्वल्स टू P4 V4 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये नियम का एक दूसरा रूप है और इस रूप से न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल कहने का मतलब चार स्थिर ताप पर चार चीज़ दिया है, चार चीज़ में से एक चीज़ को मिसिंग कर दिया और तीन चीज़ दिया है तो चौथा चीज़ निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से बॉयल्स का नियम, ठीक है भाई। ध्यान दें, एक दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि चार्ल्स लॉ के अनुसार, ये चार्ल्स के नियम के अनुसार समझेंगे, ये दो तरह से बोला जाता है। दोनों का हालांकि थीम एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। मैं पहले इजी तरीका को बोलता हूँ। इसका जो फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म इस नियम का पहला रूप, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ये बोला जाता है कि अगर स्थिर दाब कर दिया जाए, स्थिर दाब है ना, कांस्टेंट प्रेशर, तो स्थिर दाब पर लिख दो या एक कांस्टेंट प्रेशर लिख दो। कांस्टेंट प्रेशर पर जो होता है, जो ध्यान दें आयतन है वो समानुपाती होता है ताप के, ऐसा बोला गया। आयतन को किसके समानुपाती बोला गया? ताप के। क्या बोल रहा हूँ जरा समझेंगे। आयतन को समानुपाती बोला गया ताप के। तो यहाँ से देखो रिलेशन क्या हो जाएगा भाई? V, अब समानुपाती का चिन्ह हटाओ, इक्वल्स टू K और इक्वल्स टू स्मॉल k कर दिया कांस्टेंट और इंटू T। और अगर हमको K निकालना है तो क्या करेंगे? V/T इक्वल्स टू K। इसका मतलब क्या होगा कि V1 अपॉन T1 ये भी ठीक है, V2 अपॉन T2 ये भी, और इस तरह से हम लोग इसके रिलेशन को बनाते हैं। V1 T1 और V2 T2 इस तरह से, ठीक है ना। तो चार्ल्स के नियम को हम ऐसे शो कर सकते हैं और चार्ल्स का नियम ऐसा शो नहीं हो रहा है तो फिर याद रखिएगा कि ये गैसी आदर्श गैस नहीं है। खैर वो सब बाद में बात करेंगे। ये पहला रूप है। इसी को दूसरा रूप में और कैसे दर्शाते हैं मैं एक इक्वेशन के जरिए बताता हूँ। किसी भी मान लो T ताप पर, स्मॉल t दे दिया हो, कैपिटल T भी ले सकते हैं। T स्मॉल t या टाइम नहीं है, ताप है। तो ताप पर कोई आयतन मापना है तो 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री पर तापमान के आयतन और प्लस यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? V0 डिवाइडेड बाय 273 और यहाँ पर ताप, ये लीजिए। ये इक्वेशन आपको
एक दूसरा नियम को इंडिकेट करता है, वही नियम है लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। कैसे बदल दिया गया है जरा देखिएगा। मैं लिखता हूँ स्थिर दाब पर ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर गैस का आयतन 0 डिग्री ताप के आयतन से 1/273 भाग अधिक होता है, ये है ना। अगर देखो मैं बढ़ाने पर बोला तो अधिक बोला, घटाने पर बोलता तो कम बोलता, तो ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, ये इजी लैंग्वेज है। अब इससे क्या होता है भाई, आप किसी भी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज पर आप निकाल सकते हैं। जैसे आपकी कोई बोलता है कि 10 डिग्री पर कितना होगा, V 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, तो आप यहाँ रखिए V0 प्लस V0 इंटू 10/273, है ना। कोई दूसरा ताप पर बोलता है, जैसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्या कर दीजिए आप, सपोज करो इसको कम कर दिए, है ना। यहाँ हमने माइनस में ले लिया, -273 कर लिए, तो -273 कर दिए तो क्या होगा, V0 प्लस V0 इंटू -273/273, तो ये कटा और ये V0 माइनस V0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर -273 में घटाओ तो घटेगा और बढ़ाओ तो बढ़ेगा, है ना। +273 करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आयतन को दिखाने वाला एक नियम था, है ना। हालांकि ये 0 पर 0 हो जाना ये हमेशा के लिए सही नहीं होता। रियल गैस में हो सकता, रियल गैस में हो सकता है, बट रियल गैस में ये सही नहीं है। तो इसको और इसको दोनों ही चार्ल्स का नियम है। तो देखो ये भी बता रहा है कि तापमान घटाने से आयतन घट रहा है, और ये भी बता रहा है तापमान घटाने से आयतन घटेगा। तो दोनों का जो थीम है वो एक ही है। ये हो गया दूसरा नियम। एक और तीसरा नियम लिया हूँ, अवोगाड्रो का नियम। ठीक है, अवोगाड्रो क्या बोलता है उसको समझेंगे। अवोगाड्रो बोलता है कि यदि मैं स्थिर ताप भी रखूँ, स्थिर ताप और स्थिर दाब दोनों कंडीशन में, दोनों को एक साथ लिया जाए, अगर ताप को भी हम स्थिर कर दें और दाब को भी स्थिर कर दें, स्थिर ताप स्थिर दाब पर, तो क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, बोथ को हम लोग क्या कर दिए कांस्टेंट। तो जो आयतन है, गैस का आयतन है V, उसको समानुपाती बोला है किसके, नंबर ऑफ गैस के मोल से। तो आयतन यहाँ पर ये क्या है आयतन, और ये क्या है, ये जो है वो गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोल है। ठीक है ना, आयतन और गैस के मोल। तो आयतन और गैस के मोल हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई। अब आपको समझना क्या है कि इस नियम से हम निकाल क्या सकते हैं कि V इक्वल्स टू K इंटू N, फिर यहाँ से V/N इक्वल्स टू K, तो फिर यहाँ से क्या लिख सकता हूँ V1N1 इक्वल्स टू V2N2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये रिलेशन एक और आ जाता है। तो ये अवोगाड्रो का नियम कहलाता है। तो 3 बेसिक नियम हैं, उनको मैंने यहाँ पर बताया है। अब तीनों बेसिक नियम से मिलकर ही आदर्श गैस का समीकरण बनता है। तो मैं यहाँ पर अब आदर्श गैस को समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले तीनों नियम को लिखिए, फिर हम आदर्श गैस को समझाएंगे। देखेंगे आदर्श गैस समीकरण। तो पहले मैं आदर्श गैस को परिभाषित कर देता हूँ, फिर आदर्श गैस समीकरण को लिख लेते हैं। जैसा देखिए, वे गैस जो गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से, गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, वे गैस जो गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, आदर्श गैस कहलाता है ना। आदर्श गैस
कहलाता है। आदर्श गैस कहलाता है ना। क्या लिखे भाई? वे गैस जो गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है आदर्श गैस कहलाता है। तो आदर्श गैस क्या है? तो हम लिख दिए हैं कि गैसेस, इंग्लिश में लिख देता हूँ, गैसेस विच ओबेस completely which obeys completely the gaseous law known as आइडियल गैस, है ना, known as आइडियल गैस, वो आइडियल गैस कहलाता है। अब वो कैसे है? गैसीय नियम को अब आदर्श गैस समीकरण ऐसा बोल दूं कि वह समीकरण, अब वो समीकरण जो तीनों गैसीय नियमों को एक साथ संयोग करने पर बनता है आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। और वे समीकरण, वह समीकरण जो तीनों नियमों को, है ना, जो गैसीय नियमों को संयुक्त करने पर जो बॉयल, चार्ल्स व अवोगैड्रो तीनों नियमों के संयोग से बनता है आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। आदर्श गैस समीकरण कहलाता है ना। अब इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं भाई? कि ऐसे लिख सकते हो, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, या इक्वेशन अराइजेस by the combination of equation arises by the combination of equation arises by the combination of equation arises by the combination of ideal gas, combination of ideal gas, equation arises by the combination of ऐसे gaseous law लिखा हूँ, gaseous law इसमें है बॉयल, चार्ल्स एंड अवोगैड्रोस लॉ known as ideal gas equation, ठीक है। अब वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, दो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को मैं क्लियर कर दूं एक बार और। वे गैस है जो आइडियल गैस इक्वेशन को कम्प्लीटली, वो गैस है जो गैसियस लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करता है, आइडियल गैस कहलाता है। और गैसियस लॉ को कंबाइन करके जो एक कॉमन इक्वेशन बना दिया जाए तो उस इक्वेशन को बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। ये होता क्या है, देखिए एवोगैड्रो किस किस नियम को मुख्यतः मिलाना है, चार्ल्स, एवोगैड्रो और बॉयल्स। देखिए पी वी इक्वल्स टू, है ना, पी वी इक्वल्स टू, ध्यान देना, या पी वी प्रोपोर्शनल टू एन टी, ऐसा लिखा हूँ, इतना बस लिखा हूँ। अब इसे देखो क्या क्या क्लियर हो गया। P और V व्युत्क्रमानुपाती है क्योंकि ये इधर जाएगा तो नीचे जाएगा, है ना भाई, इधर जाएगा तो नीचे जाएगा। दूसरा V, ये हो गया कौन सा नियम, बॉयल्स नियम, अगर हम ताप को कांस्टेंट करें तो। दूसरा है क्या है, दाब को स्थिर रख दें तो V और T समानुपाती है, ये भी ठीक है। तीसरा है दाब और आयतन, दाब और ताप दोनों को कांस्टेंट कर दें तो V समानुपाती N है। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों नियम को ये पूरा कर लिया है। अच्छा, इसमें एक काम कर लेते हैं, जैसे बाकी जगह की प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के, मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हुए क्या जोड़ देता हूँ, इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट को लिखूंगा R, और एन टी, यहाँ पर एक नया कांस्टेंट लिखा R। तो पी वी इक्वल्स टू, अब देखो थोड़ा सा अरेंज करता हूँ इसको, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हो जाता है, एन आर टी, और इसे ही आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। जहाँ एक चीज़ और, जहाँ ये जो R है उसको हम बोलते हैं गैसीय नियतांक, है ना, गैस नियतांक बोलते हैं, गैस कांस्टेंट,
यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बदलता ना कभी नहीं है, तो उसको वास्तविक एक तरह से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल सकते हो या सार्वत्रिक गैस नियतांक बोल सकते हैं। तो ये अब इसका मान क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इसी गैस कांस्टेंट को बता देते हैं। तो ये समीकरण गैसीय नियमों के हिसाब से ये आदर्श गैस के बारे में बात हुई और आदर्श गैस समीकरण के बारे में बात हुआ। ठीक है, तो पहले इस तक यहाँ तक आप नोट करें, फिर मैं उस गैसीय नियतांक के बारे में बात करता हूँ, उसका मान कैलकुलेट करना है ना। तो पहले नोट करें, ध्यान दें, ये जो गैस कांस्टेंट R है ना, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब ये पहला चीज़ ये कि हम गैस समीकरण जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होता है। तो यहाँ से अगर मैं R निकालना चाहूँ तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको PV / N और T करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस समीकरण में आप वैल्यू रख के आप R की गणना कर सकते हैं। R का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे भाई, R स्टैंडर्ड स्टेट में निकालेंगे, है ना, STP NTP जो बोलते हैं ना, उस कंडीशन पर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर NTP बोलेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसका क्या मतलब हुआ है, कंडीशन का नाम है ये, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ प्रेशर को लिया जाता है 1 atm, टेम्परेचर को लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर हो गया बस ये टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन। ये NTP का मतलब है, NTP मतलब समझ जाइए ये। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन, ये लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसी चीज़ को हमको रखना है। तो कैसे यहाँ कैलकुलेशन हो सकता है, प्रेशर फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, मोल यहाँ पर 1 रहेगा, मोल 1 रहेगा। ठीक है, और आयतन के बारे में बात नहीं हुआ है। तो आयतन को कितना रखे हैं, वो कितना रखना है उसको देखें। तो आयतन को 1 लीटर रखेंगे, आयतन को 1 लीटर रखेंगे। क्यों 1 लीटर बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में देखो ये मोल और V ऐसा करूँगा ना उल्टा, तो ये उल्टा मोल पर लीटर, ये एक्चुअल में सांद्रता होता है। तो सांद्रता हमेशा यहाँ पर इसके जगह में कई बार आप देखना, सांद्रता इक्वल्स टू होता है मोल पर लीटर, और इसका मतलब होता है 1 मोलार। तो 1 मोलार का क्या मतलब होता है भाई, 1 मोल 1 लीटर। तो इसलिए मैं 1 मोल और 1 लीटर लिखा हूँ, ये भी दिया जाता है। तो अब इन सारे कंडीशन को मैं यहाँ पुट करूँ तो देखो क्या होगा। सो सारे कंडीशन को पुट करने पर R = P का वैल्यू 1 atm है, याद रखिएगा, और V का वैल्यू यहाँ पर 1 लीटर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल का वैल्यू 1 मोल है, और टेम्परेचर का वैल्यू और केल्विन लेना है 273 केल्विन है, ये लीजिए, इतना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो अब इन सबको आप सॉल्व करोगे तो 0.0821 आता है, और यूनिट देखो लीटर एटीएम, लीटर एटीएम। फिर यहाँ मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल, फिर यहाँ पर देखें केल्विन ऊपर जाएगा तो पर केल्विन, ये इसका एक वैल्यू है। ठीक है, अब इस वैल्यू के और भी कई रूप हो सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को बदल के दूसरे रूपों में दिखाया जा सकता है। तो देखो ये है लीटर एटीएम में, लीटर एटीएम का मैं कन्वर्ट करके डायरेक्ट दे रहा हूँ। अगर जूल में लिखोगे तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, मतलब केवल इसके जगह जूल आया है। और अगर कोई कैलोरी चाह रहा है तो 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। कैसे किया भाई, मैंने कन्वर्ट किया है ना, कन्वर्ट किया हुआ है कि लीटर, इसको लीटर एटीएम को जूल में और जूल को कैलोरी में। ठीक है, तो मैं कन्वर्ट करके दे दिया हूँ। आप नहीं याद रख सकते तो कम से कम, बाकी नहीं याद रख सकते तो कम से कम ये 3 वैल्यू जरूर याद रखें। ये 3 वैल्यू से हमारा पूरा केमिस्ट्री का काम हो जाता है। इस 3 यूनिट के अलावा ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं इसी बस को बताया हूँ। जूल की जगह अर्ग किए जा सकते हैं। अब अर्ग, 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁻⁷। तो यहाँ पर 8.314 इंटू 10⁻⁷, अब अर्ग पर मोल पर केल्विन हो जाएगा, है ना। ये जो लिखा हूँ क्या है, एक तरह से नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई जिसको बोलते हैं। एसआई यूनिट के हिसाब से बात कर दिया हूँ मैं, और एसआई यूनिट ही यूज़ करिए। अच्छा, इस जूल को, लीटर एटीएम को या जूल को न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना भटके क्यों, 3 यूनिट काफ़ी है, काफ़ी, इससे ज़्यादा यूज़ है ही नहीं। और हम आगे यूज़ करने के लिए बात कर रहे हैं, तो इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया गैस कांस्टेंट की गणना। तो गैस कांस्टेंट की गणना भी हो गया। और 1-2 गैसीय नियम और हैं जो इस आदर्श गैस के अंदर में नहीं यूज़ होता, पर वो गैसीय के नियम में आना चाहिए। तो मैं अदर गैसीय नियम, अन्य गैसीय नियमों को
और बात कर लेता हूँ, जिसमें आ जाएगा ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है भाई, तो जल्दी नोट करें, इसका फिर बात करते हैं। याद रखिए, मैं जो लिखा हूँ वो एसआई में लियो है, MKS और SI में से ही यूज़ करना आप। ठीक है, ग्राहम का विसरण नियम एक गैसीय नियमों में से ही एक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बोलता है विसरण की दर, विसरण की दर। ये विसरण फिनोमिना को समझिए पहले। विसरण क्या होता है, कोई भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कब तक, जब तक दोनों हिस्सों में समानता सांद्रता बराबर ना हो जाए, तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं विसरण। विसरण के लिए किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, खुले में होता है विसरण, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्या बोला, वापस बोलता हूँ, किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कब तक, जब तक वो साम्य अवस्था में आ जाए या तब तक सारी जगह सांद्रता बराबर ना हो जाए, विसरण कहलाता है। विसरण की दर R ये बोलता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, किससे, एक तो घनत्व से, और घनत्व एक तरह से मास का ही तो रिप्रेजेंटेशन है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है मास से, द्रव्यमान से, घनत्व और द्रव्यमान। तो इसी को बोलते हैं ग्राहम का विसरण नियम। यहाँ पर D क्या है, घनत्व, इंग्लिश में डेंसिटी, और M क्या है भाई, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। ये है आणविक द्रव्यमान, और दूसरे शब्द इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। अब इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए अगर तैयार करूं तो क्या होगा, R है ना, R1/R2, तो इक्वल्स टू में क्या करूं, अंडर रूट, ये उल्टा हो जाएगा, D2/D1, या फिर मास से करूं तो M2/M1, इस तरह से। तो ये न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं ग्राहम का विसरण नियम। एक नियम और बताता हूँ, ध्यान दें, ये मैं लिखा हूँ डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत इजी है कि अगर हमारे पास गैसों का मिश्रण दिया हुआ है ना, तो ऐसा लिख देता हूँ, यदि गैसों का मिश्रण हो, गैसों का मिश्रण हो, ठीक है, गैसों का मिश्रण हो, तो हमारे पास अगर गैसों का मिश्रण है, मतलब एक सैंपल में 3 से 4 गैस को मिला के रख दिया गया है जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं ना, गैसों का मिश्रण हो, तो गैस का कुल दाब, गैस का कुल दाब, कुल वायु दाब या कुल दाब लिख देता हूँ, कुल दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। कुल दाब मिश्रण के सभी गैसों के आंशिक दाब का या आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोले भाई कि यदि गैस का मिश्रण हो तो गैस का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। मान लीजिए हम कुल दाब की बात करते हैं, टोटल प्रेशर, तो मान लो वहाँ पर स्मॉल पी से इसको दिखाता हूँ, आंशिक दाब को P1 पहला गैस का आंशिक दाब, P2 दूसरे गैस का आंशिक दाब, P3 तीसरे गैस का आंशिक दाब, ऐसा करके जितना आपने मिलाया है, मान लो P मिलाए हैं तो यहाँ पर ऐसा दिखाएगा। तो इसको ही बोलते हैं जॉन डाल्टन का आंशिक दाब नियम। अगर इंग्लिश में चाह रहे हैं तो इंग्लिश में लिख देता हूँ कि इफ़ देयर आर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, है ना, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, देन द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस सैंपल इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। अब दिमाग में आता है कि ये आंशिक दाब और दाब क्या है भाई, कुछ नहीं है, आंशिक दाब और दाब दोनों में ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूँगा ये भी तो दाब ही है, तो मिश्रण में उपस्थित गैस में से एक गैस के दाब को उसका आंशिक दाब बोलते हैं, है ना। हालांकि आप सोचो एक रूम में या एक सिलेंडर में 3 प्रकार की गैस मान लो भरी हुई है, तो उस टोटल सिलेंडर में हम ऊपर में मुंह पर प्रेशर में माप के लिए मशीन लगा के हम नाप सकते हैं, है ना, प्रेशर गेज लगा के। लेकिन सिलेंडर के अंदर 3 प्रकार के गैस में तीनों में से अलग अलग गैस का प्रेशर क्या है ये नापना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस नियम की जरूरत पड़ी। तो इस नियम में बोला कि यहाँ ये जो पार्शियल प्रेशर होता है ना किसी भी कंपोनेंट का, वो टोटल प्रेशर और उसके मोल प्रभाज
उस मिश्रण में उसके मोल प्रभाज समझते होंगे, मोल प्रभाज और टोटल प्रेशर को गुणा कर दो तो उस एक किसी भी गैस का उसका आंशिक दाब निकल आता है। इस नियम को और बढ़ा सकते हो, मतलब आंशिक दाब कैसे निकालते हैं तो टोटल प्रेशर से ही निकालते हैं। आंशिक दाब का व्यक्तिगत या इंडिविजुअल गणना संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इसको इस तरह से निकालते हैं, टोटल प्रेशर और इस मिश्रण में इस गैस का मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से गैसीय नियम हो गए खत्म। अब गैसीय नियमों को लिख लीजिए और हम लोग आदर्श गैस समीकरण को भी खत्म कर लिए हैं, लेकिन आदर्श गैस को भी और डिस्कस करेंगे, है ना। गैसों का अनुगतिक सिद्धांत भी हो गया है, ठीक है। तो पहले आप इतना करें आज के लिए।